नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी पहल, कहा धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ रहा देश, लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हां, आपको बता दें कि काफी समय से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तलाक के एक मामले पर फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का भारत धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक हिंदुस्तान में धर्म जाति की बाधाएं भी खत्म हो रही हैं। इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कतें भी आ रही हैं। आज की युवा पीढ़ी इन दिक्कतों से जूझे, यह सही नहीं है। इसी के चलते देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आर्टिकल 84 में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की उम्मीद जताई गई है, अब उसे हकीकत में बदलना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस फैसले को केंद्रीय कानून मंत्रालय भेजा जाए ताकि वह इस पर विचार कर सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चला बड़ा दाव, बीजेपी के टिकट पर एमएलए बने मुकुल राय को बनाया पीएससी चेयरमैन। जी हां, आपको बता दें कि शारदा घोटाले में आरोपी मुकुल राय अब पश्चिम बंगाल में खातों की ऑडिट का काम करेंगे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी करने वाले मुकुल राय को ममता बनर्जी की सरकार ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएससी चेयरमैन नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर विमान बंदोपाध्याय ने शुक्रवार को उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई। बीजेपी के टिकट पर विधायक बनने के बाद टीएमसी में शामिल हो चुके मुकुल राय को पीएससी चेयरमैन बनाए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। असल में ममता बनर्जी ने मुकुल राय को पीएससी चेयरमैन बनाकर बड़ा दांव चला है। एक तरफ ममता बनर्जी ने विपक्षी विधायक को पीएससी चेयरमैन बनाए जाने के नियम को पालन भी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी में आ चुके व्यक्ति को अहम पद भी सौंप दिया है। मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने बनाई 100 खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की योजना। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। इसे दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में सरकार ने आगामी वर्ष 2022 तक 100 से अधिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी करने की योजना बनाई है। केंद्रीय खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी से प्रदेश के खनिज संबंधित विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। खनिज गतिविधियां अर्थव्यवस्था को गति देती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में अधिकतम सहयोग करना हमारा संकल्प है। प्रदेश में माइनिंग गतिविधियों को गति देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में 100 से अधिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो। स्कूल फीस विवाद को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी को भेजा 3000 अभिभावकों का सर्वे, हाईकोर्ट में पक्ष रखने की मांग। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और अनिल बैजल को पत्र लिखकर 3000 पेरेंट्स द्वारा भरा गया गूगल फॉर्म भेजा है। इसमें 98% अभिभावकों ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की ओर से मांगे जा रहे एरियर का विरोध किया है। साथ ही अभिभावकों का कहना है कि 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में फीस मामले पर होने वाली सुनवाई में दिल्ली सरकार अभिभावकों के पक्ष को दृढ़ता से रखे। हाल ही में डीपी ने दिल्ली के सभी अभिभावकों से गूगल फॉर्म में अपना पक्ष रखने की अपील की थी, जिसमें अभी तक 3000 अभिभावक अपना मत फीस को लेकर रख चुके हैं। इनमें से 90% अभिभावकों का मानना है कि दिल्ली शिक्षा विभाग हाईकोर्ट की एकल बेंच के सामने अभिभावकों का पक्ष रखने में विफल रही हैं। साथ ही 98% अभिभावक यह भी मानते हैं कि कोरोना काल में केवल 15% छूट देकर एरियर के नाम पर मांगी जा रही मोटी रकम पूरी तरह से गलत है। ऐसे में 12 जुलाई को हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने हो रही सुनवाई में अभिभावकों की इस मांग को जोर देकर रखा जाए ताकि अभिभावकों और बच्चों को कोर्ट से राहत मिल सके। एक्शन में आए भारत के नए रेल मंत्री, बदल दिया कर्मचारियों का समय, अब 2 शिफ्टों में होगा काम। जी हां, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय की कमान संभालते ही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री की घोषणा के मुताबिक मंत्रालय से जुड़े विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब 2 शिफ्टों में काम करेंगे। आपको बता दें कि रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय से एक नोट जारी किया गया है,
जिसमें कहा गया है कि रेल मंत्री के निर्देश के अनुसार तत्काल प्रभाव से मंत्रालय के सभी स्टाफ 2 शिफ्टों में काम करेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलेगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के अनुसार सिर्फ सेल के ही लोग आएंगे और निजी और रेलवे स्टाफ पहले की ही तरह काम करेंगे। उइगर मुसलमानों पर जुर्म को लेकर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, 14 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका ने शुक्रवार को आर्थिक आधार पर 34 और कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। इनमें से 10 कंपनियां चीन की हैं। इस संबंध में अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। वहीं एक अन्य सूत्र का कहना है कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग की योजना है कि इस प्रतिबंध के दायरे में और चीनी कंपनियों को भी लाया जाए। इस सूची में 14 चीनी कंपनियों को शामिल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि चीन के स्वायत्त प्रांत शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों और उच्च स्तरीय तकनीकी निगरानी के कारण यह बड़ी कार्रवाई की गई है। चीन के अलावा भी विश्व के कई देशों पर यह कार्रवाई हुई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने पिछले महीने घोषणा की थी कि मुस्लिम उइगर मुसलमानों और हानों पर जुर्म करने के खिलाफ चीनी कंपनियों पर यह कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच चीनी उपराष्ट्रपति वांग किशान ने सरकारी इंटरव्यू में कहा कि चीन और अमेरिका के बीच मतभेद बातचीत और परामर्श से सुलझाए जाने चाहिए। देश के सामने आई एक और मुसीबत, केरल में जीका वायरस के 14 मामले, पाबंदियां हटने से कोरोना के मामले भी बढ़े। जी हां, आपको बता दें कि केरल में जीका वायरस के 14 मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी में इस बात की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने यह माना है कि पाबंदियां हटने से भी राज्य में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई है। केरल में कोविड-19 के मामले बढ़ने और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस पर चिंता व्यक्त करने के बीच राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पाबंदियों में ढील देने से मामले में बढ़ोतरी हुई और उम्मीद की गई है कि अब मामले कम ही होंगे। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि लॉकडाउन लागू करने, निषिद्ध क्षेत्रों को चिन्हित करने और सरकार द्वारा जोर शोर से जांच और संपर्क का पता लगाने जैसे एहतियाती उपायों के चलते बड़ी संख्या में लोगों का चिकित्सा उपचार सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या राज्य की चिकित्सा क्षमता से अधिक न हो, ताकि बिस्तर या ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण किसी की मृत्यु न हो। जॉर्ज ने कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका, सदन में चाचा के चयन के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज। जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पशुपति पारस को सदन में पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने संबंधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि अदालत ने शुक्रवार को उनकी यह याचिका खारिज कर दी। पारस ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। चिराग ने इसका विरोध भी किया था। पासवान की इस याचिका को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि मुझे इस याचिका में दम नजर नहीं आ रहा। उल्लेखनीय है कि अदालत इस मामले में चिराग पासवान पर जुर्माना भी लगाना चाहती थी, लेकिन उनके वकील के अनुरोध के बाद उसने ऐसा नहीं किया। यूपी बोर्ड के अगले सप्ताह आएंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। इस पैटर्न के आधार पर दिए जा रहे हैं नंबर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षाओं के नतीजे अगले सप्ताह तक जारी किए जाने की पूरी संभावना है। कोविड-19 महामारी के कारण इस साल माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2020-21 के लिए यूपी बोर्ड के मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव और रिजल्ट की प्रक्रिया में कुछ नवाचार भी किए गए हैं। इसमें 10वीं कक्षा के करीब 30 लाख और कक्षा 12वीं के करीब 26 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से इस साल यूपी बोर्ड के तहत होने वाली हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। वह भी तब जब देश दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष के दौर में चल रहा हो। इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा में कुल 56 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। हालांकि कोरोना महामारी के कारण परीक्षाओं का आयोजन न हो सका। ऐसे में विद्यालयों को नुकसान से बचाने के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना बनाई गई है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।